नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी परिचय श्रृंखला हो जाए और मैं अपने विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम आनंद उपाध्याय है और मैंने बीएससी किया है दोस्तों सीबीजेड से। मेरा एमएससी बॉटनी से है। साथ ही मैंने एमए में हिंदी किया हुआ है दोस्तों। बैचलर ऑफ एजुकेशन में मैंने डिग्री की है और मुझे 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। अब तक 3,500 से अधिक विद्यार्थी मुझसे जुड़कर मेरे मार्गदर्शन में अपने करियर को आगे बढ़ा चुके हैं। आशा करता हूं आप भी जुड़ करके अनअकैडमी से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए अपने चयन तक पहुंचेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के विषय में चर्चा करते हैं। अनअकैडमी का प्रोग्राम क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। अनअकैडमी कैसे काम करता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो अनअकैडमी एक ऐप है जो आपको घर बैठे, आप भारत में कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको घर बैठे किसी भी कोने में बैठे रहिए, आपको क्लास अनअकैडमी अपना एजुकेटर से, आप अपने अनअकैडमी के एजुकेटर से आप कहीं भी बैठ करके जुड़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अनअकैडमी आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस अवेलेबल कराता है दोस्तों। और ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको अपने डाउट क्लियर करने का भी एक डाउट क्लियर करने की भी सुविधा देती है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही अनअकैडमी आपको लाइव टेस्ट पेपर भी लगवाता है, क्विज भी कराता रहता है, जिससे आप अपनी तैयारी को जस्टिफाई भी कर सकते हैं दोस्तों। आप अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ा है और मुझे कितना आ रहा है। अनअकैडमी ने एक बड़ा काम जो करके दिखाया दोस्तों, भारत की जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, पूरे भारत में जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, उन्हें एक ऐप पर लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अनअकैडमी ने भारत की टॉप मोस्ट एजुकेटर्स को एक ऐप पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। और जो घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के विषय में मैं कहूं तो इसको एक्सेस करना, इसको चलाना बड़ा ही सरल है दोस्तों। इससे जुड़ना, अनअकैडमी एक ऐप है। अपने स्मार्टफोन में एक ऐप इंस्टॉल करके ही आप अनअकैडमी से सीधे जुड़ सकते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी को एक परफेक्ट गाइडेंस पा सकते हैं। अगर आप ये परफेक्ट गाइडेंस पाना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अनअकैडमी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, अब आप अपने लिए मेहनत करिए। और आपकी मेहनत सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है और ये सब्सक्रिप्शन आपको लाखों के फायदे देकर जाएगा दोस्तों, निश्चित देकर जाएगा। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को देख करके ऑफलाइन क्लासेस में बैठना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। कोरोना के हर्डल्स को देखते हुए, सारी समस्याओं को देखते हुए क्राउड में जाना ना तो सेफ है और ना आपको जाना चाहिए दोस्तों। तो आप घर बैठे ही अनअकैडमी पर क्लासेस ले सकते हैं, वो भी भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप क्लासेस ले सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी के बेनिफिशियन की बात करें अगर आप, तो अनअकैडमी के ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। उसके कुछ मैं प्रमुख फायदे बताना चाहूंगा आपको। एक तो अनअकैडमी आपकी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की भारी भरकम फीस से आपको बचा देता है। साथ ही अनअकैडमी ने एक आपके लिए अच्छा कार्य ये भी किया है दोस्तों कि आपकी भाग दौड़ को बचा दिया है। आप अपने घर बैठे अपने कमरे में बैठ करके ही अनअकैडमी को एक्सेस करके अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं दोस्तों। और अब आपको एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी ने भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स को अपने ऐप पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। साथ ही ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का एक बेसिक डिफरेंस ये भी है दोस्तों कि ऑफलाइन क्लासेस में एक टीचर कई विषय पढ़ाता है, लेकिन यहाँ एक विषय को पढ़ाने के लिए कई टीचर होते हैं। मेजर डिफरेंस है दोस्तों। तो आज ही इतना स्वर्णिम अवसर आपको मिला है, आज ही सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों और अनअकैडमी से जुड़े और अपनी तैयारी को एक तेज धार दे। जैसे ही वैकेंसी आए दोस्तों और हम अपना लक्ष्य पाएं, इसी आशा विश्वास के साथ काम करना शुरू करें। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का केवल 7,000 रुपए का है दोस्तों, और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन तो और सस्ता
आता है, 8,400 का सब्सक्रिप्शन है केवल। तो मित्रों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें। अगर इसके ऊपर आप और डिस्काउंट चाहते हैं तो एक रेफरल कोड या प्रोमो कोड आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है दोस्तों। ये कोड है AUP10। अगर आप ये कोड अप्लाई कर देते हैं दोस्तों तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, आपको इसके बाद 1 साल के सब्सक्रिप्शन का केवल 6,300 रुपए देना होगा दोस्तों, और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन केवल 7,560 रुपए में मिल जाएगा। और अगर इसको डिवाइडेड बाय 24 करें दोस्तों तो यकीन मानकर चलिए, आपको विश्वास नहीं होगा, अनअकैडमी केवल और केवल 315 रुपए में आपको घर बैठे क्लासेस अवेलेबल करा रहा है दोस्तों। साथ ही आप भारत की टॉप मोस्ट फैकल्टी और उसके उनके बेस्ट कंटेंट से पढ़ पाएंगे दोस्तों, और अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लें दोस्तों, और अनअकैडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए अपन आज का जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं दोस्तों। तो हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ रहे थे। विगत 2 कक्षाओं में मैंने हिंदी को बड़े विस्तार से समझाया था। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में स्वतंत्रता संग्राम की क्या भूमिका रही, कांग्रेस की क्या भूमिका रही, धर्म सुधारकों की क्या भूमिका रही, कांग्रेस की क्या भूमिका रही दोस्तों, अंग्रेजों की क्या भूमिका रही, इस पर हमने काफी लंबे समय तक चर्चा की थी। और मैंने राजभाषा के स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी का राजभाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, इस पर भी काफी चर्चा की थी दोस्तों। तो मैंने एक बड़ा जो हिंदी का एक बड़ा टॉपिक होता है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और हिंदी भाषा का विकास, उसे कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक पर जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी PDF भी अवेलेबल हो जाएंगी दोस्तों। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनअकैडमी आपको स्मार्ट वर्क में विश्वास रखता है, तो आपको रैंडम वर्क करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा लेसन आपको PDF में अवेलेबल करा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये जो मैंने टॉपिक कराया था एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उससे मध्य प्रदेश की SI परीक्षा, MPPSC मेंस और मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं में बड़े जबरदस्त प्रश्न आते हैं। तो उसे जरूर आप देखिए, और जितना मैंने पढ़ाया है बहुत जल्द आपको इसके लाइव टेस्ट भी लगाने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका स्कोर बढ़िया जाएगा, और कंपटीशन यही कहता है दूसरों से आगे निकलना है, तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और स्मार्ट वर्क करना होगा दोस्तों। तो जो आपको पढ़ाया गया है वो परफेक्ट टीचिंग थी, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ निकाल लेना है, कुछ अलग से जोड़ लेना है, और आपको दूसरे से आगे निकल जाना है दोस्तों। आज का नया टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला तो एक मेरे विचार से एक सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हमको वर्णमाला सीखनी है, और वर्णमाला सीखनी है तो दोस्तों हमें बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सबसे अच्छे तरीके से सीखता है। मैं जब भी कभी पढ़ता हूं तो मेरे पढ़ने की एक ही ट्रिक होती है दोस्तों, कि मैं जब भी पढ़ता हूं तो मैं बच्चा बन के पढ़ता हूं, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। उसमें सीखने का गुण जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो आज आपको अगर वर्णमाला सीखनी है तो अपन को छोटे बच्चे बनना पड़ेगा, जैसे हमें बचपन में माँ सिखाया करती थी कि कैसे पढ़ना है, कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें आज मैं आपको फिर से सिखाऊंगा। और यकीन मानकर चलिए कि आप पूरी वर्णमाला आपको कंठस्थ हो जाएगी। हमारे साथ समस्या ये है कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमें अंग्रेजी तो बहुत अच्छे से आती है, पर यदि कोई हमसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला के पूरे वर्ण क्या होते हैं तो हमें आते नहीं हैं, और आते हैं तो क्रम से नहीं आते। तो आज मैं आपको वर्णमाला पूरी सिखाऊंगा। इन 2 लेक्चर्स में आपको वर्णमाला पूरी मिल जाएगी दोस्तों। बस मेरा एक ही निवेदन है कि वर्णमाला को बड़े ध्यान से देखिए, और इसे एक बार देखने के बाद एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। यकीन मानकर चलिए कि वर्णमाला आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। यही आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल 2 बार ये वीडियो सुनने के बाद आपका वर्णमाला सेशन बड़े अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और आपको क्लियर भी हो जाएगा। इसके ऊपर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं दोस्तों, और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आइए वर्णमाला को जानने का प्रयास करते हैं। तो सीधे शब्दों में कहूं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
ठीक है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या ये परिभाषा याद हो गई? हाँ, हो गई, क्योंकि वर्णमाला, पहला शब्द क्या है? वर्ण। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए देखना शुरू करते हैं। मनुष्य को वर्णमाला की आवश्यकता क्यों हुई, यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य को अपने विचारों के विनिमय के लिए, मनुष्य को अपने विचारों की आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है दोस्तों। मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, अपने थॉट एक्सचेंज करना है, तो क्या में करेंगे आप? किसी ना किसी भाषा में करेंगे ना। तो मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है दोस्तों। और भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, सेंटेंस से होता है। मैं जाता हूं, ये वाक्य है। ठीक है, मैं खाना खाता हूं, वाक्य है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? अपने विचारों का विनिमय किया, मुझे खाना खाना है। ठीक है, तो ये मेरा मेरा विचार था जो मैंने किसी को बोला, तो उसके लिए मुझे काय की आवश्यकता पड़ी? भाषा की आवश्यकता है ना। ठीक है, तो वो भाषा कौन सी है दोस्तों? यहां पर हिंदी, और हिंदी की ही वर्णमाला हमें पढ़नी है। ध्यान रखना दोस्तों, मनुष्यों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है। ठीक है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाषा की इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत आंसर दे दोगे ना कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है दोस्तों। ध्यान रखना है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। भाषा का निर्माण ही क्यों, कैसे हो रहा है दोस्तों? वाक्यों से हो रहा है। एवं वाक्यों का निर्माण कैसे हो रहा है? देखो, भाषा की सार्थक इकाई तो वाक्य हो गया, वाक्यों की सार्थक इकाई शब्द होता है, वर्ड होते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? शब्द। खाना। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, तो खाना, खा रहा, ये सार्थक इकाई है शब्द किसके? वाक्य के। ठीक है, वाक्य किसकी सार्थक इकाई है दोस्तों? ध्यान रखना, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कंफ्यूज हो जाते हो परीक्षाओं में, और यही प्रश्न पूछे जाते हैं, पर आपको लगता है अरे ये तो हमने पढ़ा था पर बना नहीं हमसे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। यहाँ मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने बैठा हूं दोस्तों। तो भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, तो इसको हमने दूसरे शब्दों में क्या कहा था कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है दोस्तों। ठीक है, वाक्यों का निर्माण कैसे हो रहा है? शब्दों से हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन मिल जाएगा कि वाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है? तो वाक्य की सार्थक इकाई शब्द होती है दोस्तों। ठीक है, अब अगला देखिए, शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये यहां पर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, या वर्ण को ध्वनियां भी कहा जाता है दोस्तों। पुनः सुन लें, जितनी मैंने बात की अभी तक उसको एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूं अपने दिमाग में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है, तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। यहां से 3 प्रश्न आपको क्लियर हो गए। कौन कौन से? पहला प्रश्न, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। दूसरा प्रश्न, वाक्यों की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्यों की सार्थक इकाई शब्द होती है। तथा अगला प्रश्न है, शब्दों की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों, या शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है। ये 3 प्रश्न मैंने आपको दे दिए। अब यहां मैं भाषा का व्यवस्थित क्रम बता रहा हूं आपको। ठीक है, भाषा का व्यवस्थित क्रम। तो ध्यान रखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? मैं कर्सर कहां घुमा रहा हूं? वर्ण या ध्वनि पर। ध्यान रखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ठीक है, वर्ण या ध्वनि से अक्षर का निर्माण होता है। वर्ण या ध्वनि से काय का निर्माण होता है दोस्तों?
अक्षर का। अक्षर शब्द का अर्थ ही होता अर्थात नहीं क्षर अर्थात क्षरण। जिसका क्षरण ना हो वही तो अक्षर है। ठीक है, जिसका क्षरण ना हो वही तो अक्षर है। अक्षरों के मेल से शब्द या पाद बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अरे सॉरी पद है, यहाँ पाद लिखा दिया गया है। ठीक है, तो वर्ण या ध्वनि से अक्षर, अक्षर से शब्द या पद, है ना। और पद से पदबंध दोस्तों। पद से काय का निर्माण होता है? पदबंध। पदबंधों से उपवाक्य या क्लॉज का निर्माण होता है। और क्लॉज मिलकर के वाक्यों की रचना करते हैं, उपवाक्य मिलकर के वाक्यों की रचना करते हैं। ये भाषा का व्यवस्थित क्रम है। कई बार आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा भाषा का व्यवस्थित क्रम होगा, तो भाषा का व्यवस्थित क्रम यही है। वर्ण, वर्ण से वर्ण या ध्वनि, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से शब्द या पद, है ना। और इससे पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य। कई बार ऐसा होता है कि बीच के ये छोड़ दिए जाते हैं, वो सीधा पूछ लेंगे वर्ण के बाद शब्द आ जाएगा, शब्द के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बीच के छूट रहे हैं छूट जाने दीजिए, पर सीक्वेंस यही रहेगा दोस्तों। वर्ण या ध्वनि, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पदबंध और पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से क्या बनेगा? वाक्य। और वाक्य से क्वेश्चन आपको मिल गया, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? मैं कुछ बोलूं तो वो ध्वनि है, और जब उसे लिख दूं तो वो वर्ण बन जाता है। क्या आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर से सुने। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। मैं कुछ बोल रहा हूं, वो मेरी ध्वनि है, और उसी को जब मैंने लिख दिया तो वो ध्वनि क्या बन जाएगी? वो वर्ण बन जाएगी। जब मैं बोलूं तो वो ध्वनि है, जब मैं उसे लिख दूं तो वो क्या होगा दोस्तों? वर्ण। तो ध्यान रखना है, जब ध्वनि का उच्चारण कर दिया जाता है, ध्वनि का उच्चारण कर दिया जाता है तो वह अक्षर हो जाती है। कहते हैं दोस्तों कि शब्द समारे बोलिए, शब्द की हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे गाओ, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं। हिंदू आइडियोलॉजी के अनुसार ध्वनियां कभी नहीं मरती। इस अनंत ब्रह्मांड में ये जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ये सदैव घूमती रहती हैं। ठीक है, ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए कभी भी किसी से बुरा नहीं बोलना चाहिए। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो क्यों? हमारे यहाँ यही मान्यता है कि जो बोल दिया वो अक्षर है, अर्थात अब इसका क्षरण नहीं हो सकता। तो यहां मैंने आपको समझाने के लिए बात कही है कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है तथा ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। मित्रों, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब तो आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी से गलत नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि ध्वनि अक्षर होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? और यहां पर वर्णों के व्यवस्थित समूह की जो वर्णमाला की परिभाषा आपको मैं दे दे रहा हूं दोस्तों, और आपको याद भी हो गई है, मैंने 2-3 बार आपको रिकॉल करा चुका हूं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ एक शब्द और जुड़ गया है, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं। फिर से सुने दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित रूप को, व्यवस्थित रूप से तात्पर्य क्या है कि क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, तो वो व्यवस्थित रूप है। अब मैं लिख दूं का के बाद अंगा, अंगा के बाद खा लिख दूं तो व्यवस्थित होगा क्या? नहीं है। ठीक है, वो तो अव्यवस्था हो गई। तो यहाँ व्यवस्थित से ध्यान आपको अपने स्मृति में ये रखना है कि मैंने व्यवस्थित की बात की है। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं दोस्तों। जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते, ध्यान रखना है, जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, जिसे खंडों में नहीं बांटा जा सकता, वो अक्षर होता है। ठीक है, अर्थात नहीं क्षरण नहीं हो सकता, जिसका वो क्या होता है? अक्षर। और ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर है, और अक्षर को आप तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने बोल दिया आ,
इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ध्यान रखना दोस्तों, इसको तोड़ा। ई, ऊ, ये अक्षर हैं, इन्हें तोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, तो जिस वर्ण के खंड नहीं होते दोस्तों उन्हें अक्षर कहा जाता है, जिनका क्षरण नहीं होता। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेकिन किस रूप में दोस्तों, जब उच्चारण किया जा रहा है। न, अ, ई, ऊ, री। तो ये जो मैंने बोला ई, ऊ, तो ये ध्वनि थी दोस्तों। क्या है ध्वनि? ई, ऊ, ये ध्वनि है। ठीक है, किस रूप में है, लेकिन जब मैंने उच्चारण किया है, प्रोनाउंसिएशन किया है। ठीक, इन्हीं को आप लिख दीजिए, इन्हीं को आप क्या करिए, लिख दीजिए, तो लिखित रूप वो है क्या हो जाएगा, वर्ण। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं यहां। अब आपको 3 प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है, बस केवल आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ नहीं है। पहला प्रश्न तो यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना दोस्तों, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती, तो आपको आंसर वर्ण देना है। क्या देना है? वर्ण। अब आपसे पूछ लिया जाए उच्चारित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, उच्चारित रूप से, तो ये प्रोनाउंसिएशन फॉर्म है, तो ध्वनि होती है दोस्तों। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि और वर्ण एक ही है, पर आपको यहां वर्ण नहीं देना है, क्योंकि वर्ण तो लिखित रूप होता है। उन्होंने पूछा क्या है? उच्चरित रूप पूछा है। तो ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और उच्चारित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है। ध्यान रखना है, किस रूप से बात कर रहा हूं मैं, लिखित रूप में वर्ण है, उच्चारित रूप में ध्वनि है, और पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण ही है। आप कंफ्यूज तो नहीं है आप, ठीक है, तो होना भी नहीं कंफ्यूजन। ठीक है, अगला फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, पर वर्ण का अर्थ नहीं निकलता, इसलिए अगला है। यहां थोड़ा सा अंतर है, केवल थोड़ा सा। काय का अंतर है दोस्तों? सार्थक का अंतर है, केवल और केवल काय का अंतर है? सार्थक का। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? आंसर आपको देना है शब्द होती है। क्या होती है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये देख लीजिए, सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। आपको 4-5 फैक्ट मिल गए हैं, इनको बिल्कुल एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए दोस्तों। मैंने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आंसर आपको वर्ण देना है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो आपको फिर देना है दोस्तों, सार्थक में शब्द देना है। और ध्यान रखिएगा कि ये शब्द और वाक्य में भी कंफ्यूज नहीं होना है। वाक्य क्या है? भाषा की सार्थक इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी जब लगा होगा तो आपको शब्द देना है, जब सबसे छोटी नहीं होगा तो वाक्य देना है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे सार्थक इकाई लिखा है केवल, तो वाक्य, और सबसे छोटी सार्थक इकाई तो आपको देना है शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण, ठीक है, सार्थक नहीं लगा होगा तो वर्ण। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला पूर्व निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह होता है। दोस्तों एक परिभाषा है, ठीक है, वर्णमाला पूर्व निश्चित
व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह क्या होता है? वर्णमाला होता है। वही चीज जो मैं पहले बताया था कि आपको स्वर कहाँ से लिखना है, तो स्वर का लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको वर्णमाला में आज सीखनी है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या केवल और केवल 44 है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है। मूल वर्ण से तात्पर्य क्या है? स्वर और व्यंजन। 11 स्वर है मित्रों, 13 नहीं है। बचपन में हमें गलत पढ़ाया गया था। शुद्ध आंसर यही है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। मूल स्वर 11 है। और कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। मूल वर्ण कितने हैं? 44। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, तो 52 होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। मूल वर्ण और वर्ण में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मूल मतलब जो बिल्कुल फंडामेंटल है, और जो 52 है उसमें कुछ अलग है। क्या अलग है देख लेता हूं, दिखा देता है, हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये 8 वर्णों की क्या व्यवस्था। 4 तो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त मतलब कंपाउंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, का, श और आ से मिला छ, ऐसे त्र, ऐसे ज्ञ, ऐसे श्र, छ त्र ज्ञ श्र। ये चारों के चारों दोस्तों कैसे हैं? ये संयुक्त व्यंजन है, मूल तो नहीं है ना। क श आ के मेल से बने हैं ना। किसी के मेल से बने तो मूल हुए क्या? नहीं हुए। ठीक है, तो 4 कौन से हो गए आपके संयुक्त व्यंजन? 44 प्लस 4 कितने हो गए? 48। दोस्तों 2 हैं अयोगवाह, अम और अह। अयोगवाह, अयोगवाह का आगे मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये 2 हैं अम और अह। 48 और 2 कितने हो गए? 50 हो गए दोस्तों। अब 2 और देख लेते हैं। 2 हैं द्विगुण या उच्छिप्त वर्ण, ड और ढ। ठीक है, वो जो डा और ढ के नीचे बिंदु लगा रहता ना, वो द्विगुण कहलाते हैं। हालांकि टा ठा डा ढा ये तो पहले ही से होता है ना व्यंजन में, लेकिन वैसे ही वर्ण के नीचे बिंदु लगाकर भी लिख देते ना आप। ठीक है, तो वो वास्तव में द्विगुण है या उच्छिप्त वर्ण है। वो भी किससे लिए गए हैं? मूर्धन्य वर्णों से लिए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि मूल वर्ण तो 44 है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। कैसे है मैंने आपको बताया। 44 मूल वर्ण है, और 4 कैसे हैं दोस्तों? 4 संयुक्त व्यंजन है, तो 44 और 4 48 हो जाएंगे। 2 कैसे हैं दोस्तों? अयोगवाह है। और 2 आपके क्या है? द्विगुण है। तो कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के मुख्य रूप से 2 तत्व हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से 2 तत्व हैं हिंदी वर्णमाला में। पहला तत्व है दोस्तों स्वर, और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला का एक तीसरा भाग भी होता है दोस्तों। ठीक है, जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह शब्द का अर्थ डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार है कि योग न होने पर भी साथ रहना। योग न होने पर भी साथ रहना, दोनों का कोई मेल नहीं है फिर भी साथ साथ रहते हैं। ठीक है, दोनों का मेल नहीं है फिर भी साथ साथ रहते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, अम और अह। अम को दोस्तों ये लिखा है अनुस्वार। अम क्या है? अनुस्वार। अह मतलब विसर्ग। और डॉक्टर वासुदेव प्रसाद अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण में कहते हैं कि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अयोगवाह वर्णों को ना तो उन्होंने स्वर कहा और ना ही व्यंजन कहा। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्वर क्यों नहीं है और व्यंजन क्यों नहीं है, मैं समझाता हूं। ठीक है, स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते। आगे जब मैं स्वर पढ़ाऊंगा आपको तो परिभाषा दूंगा। स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा अवरोध के होता है, ये स्वर है। लेकिन अब बोलिए अम,
तो ध्यान रखना है, इसको बोलने के लिए, लिखे जाने के लिए आ स्वर की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है दोस्तों? आ स्वर की आवश्यकता होती है अनुस्वार को लिखे जाने के लिए। इसलिए ये स्वर नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जा सकते। कहीं ऐसा देखा कि केवल बिंदु से शुरू हो जाए, केवल ये वाला बिंदु से वाक्य शुरू हो जाए, ऐसा देखा क्या? नहीं। हाँ, ऐसा देखा होगा, अंगूर लिखा होगा यहाँ, ठीक है, तो अंगूर लिखा है तो वहां पर क्या है? आ स्वर जुड़ गया, ठीक है। इसलिए तो इन्हें लिखे जाने के लिए, बोले जाने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती, इसलिए स्वर तो नहीं होंगे। व्यंजन क्यों नहीं होंगे? ठीक है, तो व्यंजन तो ध्यान दीजिए, व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वरों पर आश्रित होती हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, ये व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त होता है, अर्थात आधा होता है, ठीक है। तो ये वाक्य के आरंभ में आ सकता है, जैसे हम लिखें क्यों, अपन ने क्या लिखा? क्यों। तो क्यों, जैसे यही देख लो, मैं लिख रहा हूं क्या? स्वर। यहां ये जो आधा सा है, ये व्यंजन का शुद्ध रूप है, आ रहा है, लिखा जा सकता है। यहां व्यंजन लिखा हुआ है दोस्तों, आधा वाह है, यहां व्यंजन का शुद्ध रूप है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि विसर्ग आगे लग जाए और उसके बाद लिखा जाए विसर्ग यहां लग गया सा के पहले, ऐसा कभी वर्ण देखा क्या? नहीं। तो ये स्वर क्यों नहीं है, तो वो भी है, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इनको लिखे जाने के लिए और बोले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान रखिए, व्यंजन क्यों नहीं है? ये व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता दोस्तों, इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है। ध्यान रखिए, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व न होने के कारण ये व्यंजन भी नहीं होते हैं, और ये स्वरों की सहायता से चलते हैं, इसलिए स्वर भी नहीं होते। ये अयोग वाहक कहलाते हैं, योग न होने पर भी साथ साथ रहते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर कैसी ध्वनियां हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्गों की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं, और इनके उच्चारण में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। या यूं कहें कि स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं और जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा अवरोध के होता है, जैसे कि बोलना आ, साथ साथ बोलते जाइएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे, प्रैक्टिकल करोगे ना, ठीक है, तो ज्यादा जल्दी सीखोगे। मैंने पहले कहा था, बच्चा बन के सीखना। आ, ई, उ, री री, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर हैं और इन्हें बोले एवं लिखे जाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है किसी पर, निर्भरता नहीं है किसी पर दोस्त, ये स्वतंत्र हैं, ठीक है। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं मित्रों। एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व का मतलब होता है लघु स्वर, छोटा, जिसकी एक मात्रा होती है, जिसे बोलते समय बहुत कम बल लगाना पड़ता है, बड़े सॉफ्ट तरीके से बोल लेते हो आप, जैसे आ, ई, ठीक है। अब बोलना आ, ई, ऊ और री, ये चार स्वर ह्रस्व स्वर हैं दोस्तों। ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं, ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है दोस्तों कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति, मतलब वर्णमाला की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्र से हुई है। माहेश्वर सूत्र कहते हैं, भगवान जब इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में मौन था,
शब्द नहीं थे, वाणी नहीं थी। तो सभी एक स्वर में भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने अपना डमरू वादन किया और कहते हैं उसी से, जिस प्रकार डमरू का वादन हुआ उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति हुई, अ ई उ री री। तो ध्यान रखिए, जो माहेश्वर सूत्र है आज भी उसी तरीके से व्यवस्थित है कि अगर कोई डमरू का वादन बड़े अच्छे तरीके से करे तो डमरू के वादन से ही पूरी वर्णमाला को उत्पन्न कर सकता है। तो हमारी वर्णमाला पूर्णता वैज्ञानिक है, इसलिए हमारे यहाँ एक से वर्ण एक जगह से उच्चारित होते हैं। मैं कहूं का, खा, गा, घा, अंगा, एक स्थान से कंठ से निकल के आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, एक स्थान से, है ना। तो एक ही स्थान, चा, छा, जा, झा, इया, एक स्थान से बोले जाएंगे। ये हमारी वर्णमाला की वैज्ञानिकता है दोस्तों, है ना, कि एक स्थान से उच्चारण स्थान तक सेम है। इतनी अनुपम वर्णमाला है हमारी, केवल उसको इंटरेस्ट पैदा करिए और आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं आपको उच्चारण स्थान भी आज यूं रटा दूंगा कि कौन कहां से निकलता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है दोस्त। मूल का तात्पर्य क्या होता है? फंडामेंटल। ठीक है, कहते हैं कि सबसे पहले वर्णमाला से इन्हीं चार वर्णों की उत्पत्ति हुई, ह्रस्व स्वरों की, अ ई उ री री। बाद में इन्हीं को मिलाने से दो छोटे आ मिले और दो छोटे आ के मेल से एक बड़ा आ बना दोस्तों। दो छोटे आ मिले, दो छोटे आ के मेल से एक बड़ा आ बना। दो छोटी ई की मेल से, है ना, ये दो छोटी वाली ई मिल गई, एक बड़ी ई बन गई। दो छोटे आ मिले, एक बड़ा आ बन गया। दो छोटे ऊ मिले, एक बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, और संस्कृत में तो दीर्घ रीरी भी होती है दोस्तों। दो छोटी रीरी मिली, एक बड़ी रीरी बन गई। हालांकि हिंदी में नहीं होता दीर्घ रीरी और लिरी का प्रयोग, हिंदी में नहीं होता, इसलिए हिंदी में स्वर संख्या 11 है, संस्कृत में आज भी 13 है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ह्रस्व क्या होते हैं? जो छोटे होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और जिनकी एक मात्रा होती है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व के कितने नाम है? 4 हैं दोस्तों। लघु भी कहा जाता है, मूल भी कहा जाता है। लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, और चौथा नाम है एक मात्रिक स्वर। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होगा क्या? बड़ा। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती? प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो 4, आ ई उ री। शेष बचे 7, तो वो क्या होंगे? दीर्घ स्वर होंगे। क्या होंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़े। तो अब दो छोटी आ मिलेंगे तो एक बड़ा आ बनेगा, बड़ा बनेगा ना। दो छोटी ई मिलेंगी, एक बड़ी, है ना। दो छोटे ऊ, एक बड़ा ऊ। तो ये क्या है दोस्तों? ठीक है, ये बड़ा करके मिल रहे, तो बड़ा मतलब दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? देख लीजिए, आ बड़ा वाला, ठीक है, ई बड़ी वाली, है ना, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये 7 स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घ। और ध्यान रखिए, वर्णमाला में एक और प्रकार होता है प्लुत। हालांकि हिंदी में इसका प्रयोग ना के बराबर है और होता ही नहीं है। संस्कृत आदि में इनका प्रयोग बड़े प्रचुर तरीके से किया जाता है। ठीक है, जब प्लुत वर्णों को, प्लुत का शब्द का अर्थ होता है तिगुना। प्लुत शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तिगुना या 3 गुना। जब किसी वर्ण को बोलते समय आपका स्वर तंत्र खुल जाए, जिसे बहुत कम समय में आप ना बोल पाओ, बहुत कम ऊर्जा लगा कर ना बोल पाओ, बोल के देखो ओम, क्या कम समय में बोल पाओगे आप? नहीं बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 वर्ण है, 3 गुना समय लगता है, आ उ और म। जैसे बोल के देखना, एम एम, तो इनको कम समय में नहीं बोल सकते ओम, क्योंकि इसमें 3 वर्ण होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है, कितने वर्ण होंगे? 3 वर्ण होते हैं। तो ध्यान रखिए, संस्कृत में स्वर का तीसरा भेद है। हिंदी में तो हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम है, लेकिन ऐसे शब्दों में जरूर देखने मिल जाता है जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आए, जो तत्सम शब्द कहे जाते हैं, उनका कभी प्रयोग करना हो तो ये जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए, संस्कृत में स्वरों का तीसरा भेद प्लुत होता है, जो वेदों में प्रयुक्त होता है, वेद मंत्रों में प्रयुक्त होता है। ओम ऐम हीम क्लीम,
ये शब्द जो है, इन शब्द में कहीं ना कहीं क्या जोड़े गए हैं, प्लुत स्वर जोड़े गए हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसकी 3 मात्राएं होती हैं, या यूं कहें कि बोलने के समय को मात्रा कहा जाता है, तो इसको बोलने में 3 गुना समय लगता है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, त्रिमात्रिक स्वर भी कह दिया जाता है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात एक और है कि पूरी वर्णमाला में प्लुत वर्णों को लिखने के लिए कोई संकेत चिन्ह नहीं है। जैसे आ को लिखने का है, ई को लिखने का है, री को लिखने का है, लेकिन प्लुत को लिखने का नहीं है। तो जहां प्लुत वर्ण होता है वहां हिंदी वर्णमाला में पहले लिखा जाता था इस तरीके से, ये 3 अक्षर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो ये वाला वर्ण दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, इस वर्ण के द्वारा ही इसको दर्शा दिया जाता है कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, प्लुत वर्ण। जब हम किसी व्यक्ति को दूर से बुलाते हैं, जोर लगाकर चिल्लाते हैं, तो वहां का वर्ण भी प्लुत हो जाता है। किसी व्यक्ति को दूर से बुलाना हो तो हम गला फाड़ के चिल्लाते ना, तो वहां भी कौन से वर्ण हो जाएंगे, प्लुत वर्ण हो जाएंगे। हालांकि हिंदी में इनका प्रयोग बहुत कम होता है, ये मूल रूप से संस्कृत का वर्ण है, लेकिन मैंने आया तो बीच में इसको समझा दिया। आइए आगे चलते हैं, स्वरों की बात करते। तो मैंने पहले ही निवेदन किया था, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, बोलते समय कम समय लगेगा, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यस, ह्रस्व स्वरों को एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो चिन्ह होता है एक मात्रा वाला होता है। ये डंडा सीधा खड़ा कर दीजिए, वो एक मात्रा होती है। ये 4 संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, आ, ई, उ और ऋ। आइए आगे चलते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, क्योंकि 2 से मिलकर बन रहे हैं, या 2 से अधिक का भी समय लग सकता है। ठीक है, तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं दोस्तों। ये है द्विमात्रा का चिन्ह, है ना, एस जैसा बना होता है, ये देखिए, ये द्विमात्रा का चिन्ह होता है इस तरीके से, एस जैसा। तो जब भी आप इन वर्णों की वो गिनेंगे दोस्तों, तो यहाँ 2 मात्राएं आपको गिननी होंगी दीर्घ स्वरों को। दीर्घ स्वरों को मिश्रित स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, और गुरु स्वर भी कहते हैं। सभी को अगर आप जोड़ोगे तो नाम का अर्थ होगा बड़ा। संधि मतलब जुड़ना, या 2 छोटे यहाँ मिलेंगे तो एक बड़ा बनेगा, जुड़ रहे हैं ना, गुरु है। संयुक्त का अर्थ भी होता है क्या, जुड़ा हुआ होना। मिश्रित का अर्थ भी क्या होता है, मिला हुआ होना। ठीक है, तो इन सब की अर्थ वही है कि ये मिलकर बने हैं, मौलिक नहीं है, मूल नहीं है, किसी से मिलकर बने हुए हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। ये आपके समक्ष है, आई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। आइए आगे देखते हैं, दीर्घ स्वरों को बनाकर देख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं दोस्तों। ध्यान देना है कि 2 छोटे आ मिलकर के एक बड़ा आ बनाएंगे, 2 छोटी ई मिलकर के बड़ी ई, 2 छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाएंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। 2 छोटे आ मिलकर के एक बड़ा आ, 2 छोटी ई मिलकर के एक बड़ी ई, 2 छोटा ऊ मिलकर के एक बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वरों में क्या होता है, या संधि स्वरों में आ और ई मिलेगा तो ए बनेगा। ठीक है, यहाँ ये जो ए है ये मिलकर बना है, परंतु यहाँ देखोगे तो सजातीय स्वर मिल रहे थे दीर्घ स्वर में। संयुक्त स्वरों में क्या होता है दोस्तों, यहाँ सजातीय नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, विजातीय होते हैं, अलग अलग होते, डिफरेंट होते हैं। जैसे आ और ई, ए, आ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं, और आ और ए मिलकर के आई बनाते हैं, आ और ओ मिलकर के औ बनाते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसस्पेल्ड दिखाई दे रहा है मुझे 2-4 जगह। मैं अभी आपको जब पीडी जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, तो निश्चित ये गलतियां आपको सुधार की दी जाएंगी। आइए आगे चलते हैं, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन कर लेते हैं। जीव की स्थिति के अनुसार, जीव की स्थिति क्या होगी उसके अनुसार स्वरों का विभाजन देख लेते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के अगले भाग से,
अगला भाग काम करे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो अग्रभाग है ना, जीभ का अग्रभाग काम करे, वे अग्रस्वर होते हैं। जैसे मेरे साथ बोल कर देखना। आप तो इसको हिंदी वर्ण वाला पूरी प्रैक्टिकली आप बिल्कुल प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूजन कर रही। बोल के देखो, ई। आपकी जीभ का जो टॉप पॉइंट है वो जाकर तालू पर लगेगा, पैलेट पर लगेगा। और पैलेट पे भी कौन सा, हार्ड पैलेट, जहां खुरदुरा पैलेट होता, खुरदुरा तालू होता, वहां ई। ई ए ऐ री। ठीक है, तो ये सभी में बोलते समय जो 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 आपकी जीभ है वो या तो ऊपर तालू पे जाएगी या नीचे जाएगी या फिर मुड़ जाएगी, लेकिन वो करेगा सारा काम कौन, जीभ का अगला हिस्सा। फिर से बोल के देखो, ई। ई, जीभ का अगला हिस्सा उठेगा, उठने का प्रयत्न करेगा, ई ए। ठीक है, और जब आप ए बोल रहे हैं तो जीभ का अगला हिस्सा बिल्कुल दांतों से जाकर छुप जाएगा, है ना, एकदम दांतों को धक्का देना शुरू कर देता है, निचले निचले दांतों को। देखो, ई ए। तो जीभ का अगला हिस्सा यहां पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जब आपको कुछ याद ना रहे तो उसको बोल कर देख लेना, तो भी आप हिंदी वर्णमाला से क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो कि निम्न में से कौन सा अग्रस्वर नहीं होगा, कौन सा अग्रस्वर होगा, आप बोल कर देख लीजिए। ई ई ए आई री, सब में जीभ का अगला हिस्सा काम कर रहा है। देखिए यहां पर अपन समझ सकते हैं ये अग्रस्वर क्या होते हैं। ठीक है, आइए मध्य स्वर की बात करते हैं। मध्य स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग से प्रयत्न हुआ है, जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है, वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जीभ का मध्य भाग कौन सा, मिडिल वाला पार्ट। जैसे आ, आप मुंह खोलोगे तो जो मध्य भाग है वहां कुछ लगेगा आपको, आ। ठीक है, वहां गड्ढा पड़ेगा मध्य भाग पर, आ। ह्रस्व आप बोलते समय आपका जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है, उस वहां से आपको ध्यान दे लेना है कि मध्य स्वर कौन सा होगा, ह्रस्व आ। अगले देखते हैं पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है, जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है, वे पश्च स्वर कहलाते हैं। कैसे स्वर कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ा वाला यहां पे दिए हुए हैं पूरे, देख सकते हैं, आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। और ये जो स्वनिम वाला है इसको आगत स्वर कहा जाता है, ओ। तो ये सारे बोलते समय दोस्तों निश्चित यकीन रखिए आपका जीभ का पिछला हिस्सा क्या होगा, सक्रिय होगा। एक बार फिर से तीनों को बोलकर देख लेते हैं। जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन का चल रहा है, तो आप देखिए अग्रस्वर जिन जिन स्वरों के उच्चारण में अगला भाग सक्रिय होगा, जैसे ई ए आई री, अगला भाग सक्रिय है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर आगे देखते हैं मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में प्रयत्न होता है, मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग प्रयत्न करता है, वे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ, औ, ओ। मतलब सब में आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि जीभ का पिछला हिस्सा कैसे काम कर रहा। कि आपको परफेक्ट समझना है तो एक बार पढ़ते पढ़ते बोल जरूर लीजिए, निश्चित आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आंसर यही क्लियर होते जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति से क्या तात्पर्य है दोस्तों, कि मुख की आकृति के आधार पर, मुख कैसा है। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं दोस्तों। स्वरों के कितने होते हैं, चार। ठीक है, देख लीजिए, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विभ्रत स्वर और अर्धविभ्रत स्वर, ये चार होते हैं। सबसे पहला मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, समृत स्वर। समृत शब्द का अर्थ होता है बंद। क्या होता है, बंद। ठीक है, जब समृत स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जीभ का अगला भाग क्या करता है, अधिक ऊंचाई पर होता है और मुख प्रायः बंद रहता है, जैसे ई।
मतलब आप देखो बोल के, है ना, मुख क्या होगा, बंद सा होगा, बहुत ज्यादा नहीं खुलेगा। ई ऊ ऊ मतलब अगर आप अपने हमारे मुख की आकृति देखिए तो आप पाएंगे कि आपका मुख बंद ही है, बहुत ज्यादा नहीं खुला है। और ऊ जीभ का अगला भाग कुछ उठा हुआ है या प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा है उठने का या किसी को छूने का। तो समरस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बंद। समरस स्वरों का उच्चारण किया जाता है। जब भी समरस स्वरों का उच्चारण होगा तो जीभ का अगला भाग ऊंचाई पर होगा और मुख प्राय क्या होगा, बंद होगा। और समरस स्वरों की संख्या 4 होती है दोस्तों, ई ऊ और ऊ। ये 4 जो है ये समृत है मुखाकृति के आधार पर। अगला देखते अर्ध समृत। अर्ध मतलब आधा, ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला रहे, ठीक है, वे स्वर या इन स्वरों के उच्चारण में जीवा की ऊंचाई, एक तो जीभ समरस से कम ऊंची रहेगी और ध्यान रखना मुख भी जो है आधा खुला रहेगा, आधा बंद रहेगा। जैसे बोल के देखना, ए ओ, ध्यान रखना समरस से ज्यादा खुला रहेगा पर समरस से जीभ जो है थोड़ी कम रहेगी, ओ, ठीक है, वहां उठने का प्रयास कर रही है लेकिन कम। समृत में ज्यादा कर रही थी, अर्ध समृत में जीभ उठने का प्रयास कम कर रही है। अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो ये चित्र जो आपको डायग्राम दिया गया है इससे भी बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला है विब्रस्वर। विब्रस का अर्थ होता है दोस्तों कि खुला, व्रत जैसा, विव्रत, खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, जैसे बोलो आ, इतना बड़ा मुख खुल गया जैसे हनुमान जी ने सुरसा को खोला था, आ, है ना। तो विव्रत स्वर भी होते, विव्रत शब्द का अर्थ होता है खुला। ये अर्थ बस याद रख लेना, समृत का बंद, विव्रत का खुला। अर्ध समृत आधा खुला, ठीक है, अर्ध विव्रत आधा बंद, इस तरीके से भी कर सकते ना अपन, ठीक है। तो आइए देखते हैं विव्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, आ, वह विव्रत स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखना मुख यहां कैसा रहेगा, पूरा खुल जाएगा। अर्ध विव्रत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विव्रत से थोड़ा कम एवं अर्ध समृत से अधिक खुलता है, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विव्रत स्वर से थोड़ा कम एवं अर्ध समृत से अधिक खुलता है वे अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4, आ, ए, सॉरी आई है ये, आ, आई, औ और ओ, ठीक है, ये ओ नहीं है, मतलब वो वाला ऑनेस्ट वाला है ये, है ना, अथॉरिटी वाला है, ओ, ठीक है, आगत स्वर है, अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए हिंदी में आ गया है ये। तो अर्ध विव्रत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विव्रत स्वर से थोड़ा कम खुलता है, विव्रत स्वर से थोड़ा कम खुलता है, तो वो है, ध्यान रखना, पर अर्ध समृत से अधिक खुलेगा, ठीक है। वो समृत मतलब बंद था, अर्ध समृत माने खुला था, लेकिन यहां अर्ध समृत से थोड़ा ज्यादा खुलेगा और विव्रत से कम खुलेगा, ठीक है। अर्ध विव्रत स्वर कौन कौन से होते, अ, आई, औ और ओ, ये 4 जो होते हैं वो अर्ध विव्रत होते हैं। आइए उष्ठाकृति के आधार पर देख लेते हैं दोस्तों, ओठों की आकृति के आधार पर स्वर वर्ण देखते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्ताकार स्वर और दूसरे होते हैं आवृत्ताकार स्वर। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों की स्थिति दिखा रहा हूं मैं दोस्तों। ओठों की आकृति के आधार पर स्वर, तो ध्यान रखना व्रत मतलब होता है गोल, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोल हो जाता है, या जो ओठ है ओठों का आकार गोल हो जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाए, जैसे ऊ, बोल के देखो, ऊ, गोल हो रहा है ना, ऊ, ओ, औ, ओ, सब में आप देखोगे इन 5 वर्णों को बोल के देखा आपने और सभी में आकृति कैसी हो गई दोस्तों, मुख की आकृति गोल हो गई। क्या हो गई, मुख की आकृति गोल हो गई, ओठों की आकृति गोल हो गई, तो ये वृत्ताकार है।
ओष्ठाकृति के आधार पर। आवृत्ताकार जिसमें गोल नहीं होंगे, बोल कर देखना आ ई ए आई, गोल हो रहा क्या? नहीं हो रहा ना। जब गोल नहीं होगा तो आवृत्ताकार स्वर, गोल होता तो वृत्ताकार स्वर। ठीक है, आवृत्ताकार स्वर। ठीक है, इन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल नहीं होंगे। वृत्ताकार स्वर ओठ गोल होंगे। कौन कौन में होंगे? ऊ, ऊ, ओ, औ, अ। तो ये सब में जहां गोल होगा, ठीक है, तो वो वृत्ताकार। जहां नहीं होगा, आ ई ए आई, तो जहां नहीं होगा वहां आवृत्ताकार होगा। अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर देख लेते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का उच्चारण देख लेते हैं, है ना। ये सारी की सारी टेबल मैंने आपको बनाकर दे दी है, यहाँ देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर दो तरीके से देखना है स्वर। यहाँ पर ह्रस्व के आधार पर देखना है। ह्रस्व मतलब छोटा, ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, यहाँ अग्र या पश्च ये भी देख लेना है। अग्र है या पश्च है या मध्य है, कहाँ से निकल रहा है वो भी आपको। समृत है या विव्रत है ये भी आपको पता चल जाएगा। व्रतमुखी है या आवृतमुखी है। ठीक है, उच्चारण स्थान कहाँ से है वो भी पता चल जाएगा। जैसे आप बोलते तो एक तो छोटा है, ह्रस्व है, आपको पता है, और निकलता कहां से है? मध्य से, जीभ के मध्य से निकलता है। और ध्यान रखिए, मुख क्या गोल होता है? या सॉरी, आपको ध्यान रखना, विव्रत में क्या पूरा खुला होता? नहीं, पूरा नहीं खुला होता है, परंतु ध्यान रखिए अर्ध समृत से कुछ ज्यादा खुला होता है और विव्रत से थोड़ा कम। बोलिए एकदम पूरा नहीं खुला यहां पर। ठीक है, पूरा तो कहाँ खुलता है? जब बोलते हैं आप बड़ा वाला, तो वहां विव्रत हो जाता है। यहाँ पूरा नहीं खुल रहा है, ठीक है, विव्रत से थोड़ा कम खुल रहा है, परंतु अर्ध समृत से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि समृत में तो बंद ही होता है, अर्ध समृत में थोड़ा खुला होता है, विव्रत में पूरा खुला होता है, और अर्ध विव्रत में थोड़ा कम खुला होता है, लेकिन अर्ध समृत से ज्यादा खुला होता है। ठीक है, अच्छा, व्रतमुखी है या अव्रतमुखी है ये भी देख लीजिए आप। नहीं, ये व्रतमुखी नहीं है। व्रत मतलब क्या गोलाकार हो रहा ओठ? नहीं हो रहे। तो अव्रतमुखी है। इसी तरीके से मैंने सबको डिवाइड कर दिया है, तो इन स्वरों को आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना है दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर आपको पढ़ने हैं। ये 11 की 11 स्वरों पे अपन ने इस पे बात की है दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिएगा इनको, है ना। और ये पहले भी मैं क्लियर करा चुका हूं, अब सीधा अयोगवाह वर्णों की बात कर लेते हैं। तो अयोगवाह वर्ण में पहले भी बता चुका हूं, अयोगवाह वर्ण दो प्रकार के होंगे, अनुस्वार एवं विसर्ग। ठीक है, ये है अयोगवाह। बड़ी लंबी चर्चा की थी, योग ना होने पर भी साथ रहना अयोगवाह कहलाते। पंडित वासुदेव नंदन प्रसाद की परिभाषा भी बताई थी, क्यों स्वर नहीं है, क्यों व्यंजन नहीं है। ठीक है, अयोगवाह वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते। ध्यान रखिए, ये जो आ है ये स्वर है, और वास्तविकता में अनुस्वार केवल इतना होता है, विसर्ग केवल इतना होता है। और अनुनासिक की बात करें तो केवल ये चंद बिंदु दिखाई दे रही है, ठीक है, तो केवल इतना होता है अनुनासिक वर्ण। ठीक है, अयोगवाह वर्ण सदैव स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये अयोगवाह चाहे वो अनुस्वार हो चाहे वो विसर्ग हो, ये सदैव दीर्घ होते हैं, सदैव बड़े होते हैं। ठीक है, अयोगवाह वर्ण का उच्चारण सदैव स्वरों के बाद होता है। आ के बाद मां लगता है आ के बाद आ रहा ना, आहा। ठीक है, तो अयोगवाह वर्णों का उच्चारण स्वरों के बाद होता है। ठीक है, अनुनासिक वर्णों की बात करते हैं। अनुनासिक वर्ण क्या होता? अनुनासिक वर्ण का उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख से और नाक से निकलती है। अनुस्वार का, जब अनुस्वार बोलेंगे अनुस्वार बोलोगे ना, तो वायु सारी की सारी नाक से निकलेगी। बोल के देखो कहां से निकल रही है? नासिका से निकल रही है। अनुस्वार बोलोगे जब भी, विसर्ग बोलोगे आहा, मुख से निकलेगी वायु। विसर्ग का उच्चारण करते समय वायु कहां से निकलेगी? मुख से। पर जब आप अनुनासिक वर्ण का उच्चारण करोगे तो वायु कहां से निकलेगी? नाक से भी निकलेगी और मुख से भी, जैसे कांच, ढांचा,
सांची। ठीक है, इनको बोलते समय दांत, कहां से निकल रही है वायु? मुख से भी निकलेगी और नासिका से भी निकलेगी, तो ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुनासिक वर्ण ना तो स्वर होता है और ना ही दीर्घ स्वर। ठीक है, इसकी कोई मात्रा भी नहीं होती दोस्तों, इन दोनों की मात्राएं होती हैं। अनुस्वार की 2 मात्राएं काउंट की जाती हैं, विसर्ग की भी 2 मात्राएं। अगर ये बिंदु लग गया है तो ये 2 मात्राएं हैं दोस्तों, अगर विसर्ग लग गया है तो ये 2 मात्राएं हैं, पर ये लगा है तो इसकी कोई मात्रा काउंट नहीं होगी। ध्यान रखिए, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण में लिखा है कि मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती। और तो ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर ये जो अनुनासिक वर्ण है, ये ना तो ह्रस्व स्वर है ना ही दीर्घ, इसलिए इसकी कोई मात्रा काउंट नहीं की जाती दोस्तों। ठीक है, अयोगवाह वर्ण आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका विकास अनुस्वार से हुआ है। ठीक है, अनुस्वार से हुआ है और उसी का ये अंग होते हैं। इनका प्रयोग स्वर के साथ होता है। ठीक है, अनुस्वार का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उच्चारण स्वर के बाद होता है। और ध्यान रखिए, मैंने पहले कहा है कि जब आप अम बोलोगे तो नासिका से निकलेगी वायु। कहां से निकलेगी? नासिका से हो निकलेगी, और उच्चारण सदैव स्वर के बाद होगा। ठीक है, और ध्यान रखिए, इन्हें अनुनासिक वर्णों को नासिक ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाक और मुख से निकलने के कारण इन्हें अनुनासिक कह दिया जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्गीय व्यंजनों का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा। ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये सारे वर्ण जो हैं वो अनुनासिक या नासिक के वर्ण होते हैं। यूं कहें कि वर्गीय व्यंजनों का पंचम वर्ण नासिक के वर्ण होता है या अनुनासिक वर्ण होता है। यही है 5 वर्ण। का, खा, गा, घा, अंगा 5वां वर्ण। चा, छा, जा, झा, इया 5वां वर्ण। टा, ठा, डा, ढा, णा 5वां वर्ण। ता, था, दा, धा, ना 5वां वर्ण। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा 5वां वर्ण। तो ये जो 5वां वर्ण है वर्गीय व्यंजनों का, ये अनुनासिक या नासिक वर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, अब अपन स्वनिम की बात कर लेते हैं। स्वनिम क्या है? ठीक है, एक एक आधी चंद बिंदी टाइप की होती है, इस तरीके से ऊपर बिंदु नहीं रहेगा, यहां बिंदु नहीं रहेगा। ठीक है, यहां मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला तो रहेगा पर ये बिंदु नहीं रहेगा दोस्तों। और जब बिंदु नहीं रहेगा तो वो स्वनिम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वनिम। और स्वनिम का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है और सिर्फ स्वर के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे लिखा है ना कॉलेज, ये लिखा है ना कॉलेज, मॉल, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट लिख दो आप, HONEST, ऑनेस्ट। ठीक है, तो एस साइलेंट है तो वो होता क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट। ठीक है, और HOUR, आर। तो इस तरीके से जो होते हैं इंग्लिश शब्द, उनमें स्वनिम वर्णों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नुक्तेदार ध्वनियों को समझते हैं। नुक्तेदार ध्वनियां कहते हैं, ये अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, हिंदी की मूल ध्वनि नहीं है, चाहे वो स्वनिम हो चाहे वो नुक्ता हो। नुक्ता क्या है? देखो ये लिखा ना क और क, ख, ग, ज, फ, इन सब में जो नीचे ये बिंदु लगा है ये नुक्ता कहलाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से ने करवाया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद करके थे एक व्यक्ति, उन्होंने इन इन आगत ध्वनियों का प्रयोग किया था, नुक्तेदार ध्वनियों का प्रयोग किया था। और ये फारसी से आगत व्यंजन है दोस्तों। किसी वर्ण के नीचे नुक्ता लग जाए अगर, तो समझ लीजिए वह आगत ध्वनि होती है। विदेशी ध्वनियों के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। 5 संख्या होती है दोस्तों, का, खा, जा, फा, इस तरीके से का, खा, ग, जा, फा। तो इन्हें आगत ध्वनिया या ग्रहित ध्वनिया भी कहा जाता है दोस्तों। अयोगवाह वर्ण अपन ने पढ़ लिए, 2 प्रकार के थे, अनुस्वार और
विसर्ग। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्वरम भी बता दिया आपको, ये केवल अंग्रेजी में होता है। आगत ध्वनियां क्या होती हैं दोस्तों? आगत ध्वनियां का, ख, ग, ज, फा, ये कहाँ से आई हैं? ये सारी की सारी ध्वनियां फारसी से आई हैं। प्रयोग किसने कराया? राजा शिव प्रसाद से सितारे हिंद ने कराया। ठीक है, और आगत और ग्रहित ध्वनियों का प्रयोग जब हिंदी में उर्दू वर्ण का हम प्रयोग करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं अपनी चर्चा को विराम कर रहा हूँ दोस्तों। हालांकि वर्णमाला में अभी व्यंजन और बहुत सी चीजें बाकी हैं जो मैं आपको अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। इस पूरे के पूरे रिचुअल्स में अगर आपको कोई चीज में कमी लग रही हो दोस्तों तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आपका दिया गया रिव्यू मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप मध्य प्रदेश पीएससी के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की हिंदी पढ़ना चाहते हैं, एमपीएसआई की हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या फिर मध्य प्रदेश के किसी और एग्जाम जैसे खास तौर से टीईटी की हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन जरूर लें। साथ ही मैं पर्यावरण विषय को भी अभी साथ लेकर चल रहा हूं। ये दोनों विषय कंप्लीट कराने के बाद अन्य विषयों पर आएंगे। तो यदि आप मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, खासतौर से अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा सब्सक्रिप्शन जरूर लें दोस्तों। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको एक रेफरल कोड का प्रयोग करना नहीं भूलना है। यदि आप AUP10 लिख देते हैं दोस्तों तो निश्चित आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों, जो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और वर्तमान की कोरोना परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें और अपने घर बैठकर ही भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से तैयारी करने का अवसर कहीं मत जाने दीजिए। दैट्स ऑल माय पार्ट दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।